हेलो बच्चों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से फ्रांस की क्रांति यूरोपीय इतिहास में काफ़ी महत्व रखती है और यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में किस प्रकार से अपना योगदान देती है। चूँकि फ्रांसीसी क्रांति से ही राष्ट्रवाद का विकास आरंभ हुआ है, इसलिए आज के वीडियो में हम लोगों को देखना है कि फ्रांसीसी क्रांति के साथ साथ इटली और भी जितने भी देश थे उसमें किन किन योद्धाओं ने अपना योगदान दिया था जो कि आगे चलकर राष्ट्रवाद के विकास में सहायक सिद्ध हुए थे। तो देखिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग देखते हैं नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। नेपोलियन बोनापार्ट का जन्म होता है 15 अगस्त 1769 ईस्वी को। और कहाँ होता है तो कोर्सिका द्वीप। और दोस्तों, कोर्सिका द्वीप कहाँ है तो फ्रांस में स्थित है। और कोर्सिका द्वीप की राजधानी कहाँ है? अजासियो। कोर्सिका द्वीप की राजधानी क्या है? अजासियो, जहाँ पे नेपोलियन का क्या हुआ था? जन्म हुआ था। और दोस्तों, इनके पिता का नाम कार्लो बोनापार्ट था। नेपोलियन के पिताजी का क्या नाम था? कार्लो बोनापार्ट। और इनकी मृत्यु हो गई थी 1821 ईस्वी में। इनकी मृत्यु कब हुई थी? 1821 ईस्वी में। बच्चों, नेपोलियन बोनापार्ट बचपन से ही बहुत ज़्यादा टैलेंटेड व्यक्ति थे। उन्हें हार मानना पसंद नहीं होता था, इसीलिए उन्होंने कहा था कि असंभव शब्द जो है वो कमज़ोरों के लिए है। असंभव शब्द जो है वो किन के लिए है? कमज़ोरों के लिए है। आपको एक बात पता होना चाहिए कि ये इतने दृढ़ व्यक्ति थे, इनका निश्चय बहुत ही दृढ़ तरीके से होता था। और एक बार की बात है, जब ये यूरोप का ही एक पर्वत है जिसका कि नाम है अल्पास पर्वत, या फिर आप इसको आल्पस पर्वत भी के नाम से भी जानते हैं, आल्पस पर्वत। इसको ये क्या कर रहे थे? पार करना चाह रहे थे। और पार करके विरोधी जो देश थे उनसे वो लड़ाई करने के लिए जा रहे थे। तो इनकी सेना जो भी थी, इनकी सेना बहुत ज़्यादा थी, ठीक है दोस्तों। लेकिन इनके पास क्या था कि इनके पास जज्बा था। बहुत सारे लोगों ने कहा कि यूरोप का जो आल्पस पर्वत है वो तो सबसे ऊंचा है, लगभग 5000 मीटर ऊंचाई पे है वो, तो उसको आप लोग किस तरह से पार करेंगे? ये तो आपके लिए असंभव है। तो उन्होंने कहा कि नहीं, असंभव शब्द जो है ये किसके लिए है? कमज़ोरों के लिए है। हम लोग तो बलवान हैं और दृढ़ निश्चयी हैं हम लोग। तो क्या किया उन्होंने कि अपने सेना को कहा कि आप लोगों ने कभी अल्पास पर्वत को देखा है? उनकी सेना ने कहा नहीं मालिक, हमने नहीं देखा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आज हम लोग देखेंगे उस पर्वत को। और कैसे देखेंगे? तो ये जो सामने में पर्वत है ना, ये उससे थोड़ा सा छोटा है, बहुत छोटा है, समझिए, ये कुछ नहीं है, इससे बहुत ऊंचा पर्वत है, समझे ना। उसको हम लोगों को क्या करना है? क्रॉस करना है, पार करना है और फिर दुश्मन देशों में जाके लड़ना है, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि जब सेना लोग वहाँ से धीरे धीरे चढ़ाई करना शुरू किया, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जैसे भी हुआ, पार कर गए वो लोग पर्वत को जैसे उन लोगों ने पार कर लिया तो सेना सब पूछने लगा यूरोप में, सेना लोग पूछने लगा नेपोलियन से कि मालिक ये जो है अल्पस पर्वत है कहाँ? तो नेपोलियन ने बोला, अरे बुर्बक, जिसको तुमने पार किया है वही तो अल्पस पर्वत था। यदि तुमको पहले बता दिया जाता कि अल्पस पर्वत यही है तो तुम लोग से कभी पार नहीं हो पाता। समझ गए दोस्तों? तो इसीलिए कहा जाता है कि ये बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थे। कौन? नेपोलियन। और ये फ्रांस के सम्राट बने थे। फ्रांस के सम्राट बने थे। कब बने थे ये? 1804 ईस्वी में। इन्होंने देखा कि 1793 ईस्वी में रॉबस्पियर नाम का एक व्यक्ति था जिसने क्या किया था कि फ्रांस के शासक लुई 16वां को, जो कि फ्रांस का अंतिम राजा था, उसको क्या किया था, इन्होंने मृत्यु दंड दे दिया था। और कुछ दिनों के बाद उनकी पत्नी को भी। ये क्यों हुआ था? ये हुआ था देशद्रोह के अपराध के कारण, ठीक है। तो नेपोलियन ने क्या देखा कि
हमारा जो निरंकुश राजतंत्र था वो तो समाप्त हो गया और देश में क्या हो गया, अब मध्यम लोगों की भूमिका रह चुकी है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि फ्रांस का ये सम्राट जैसे ही बनता है तो उसने क्या किया कि फ्रांस में कुछ चेंजिंग लाना चाहा। चेंजिंग क्या लाना चाहे, इसने अपना जो है एक नेपोलियन संहिता या फिर आप इसको नेपोलियन कोड भी बोल सकते हैं, इसका निर्माण किया, नेपोलियन कोड का। और इसके द्वारा जो है यूरोप में फेरबदल करते हुए क्या किया इसने कि अपनी तरीके से शासन व्यवस्था चलाना शुरू कर दिया, चूँकि ये फ्रांस का सम्राट बन चुका था। कब बना था, 1804 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, तो इसने क्या किया कि इटली और जर्मनी के छोटे छोटे जितने भी राज्य थे उन सब में भी राष्ट्रीयता की भावना को लाने का प्रयास किया। क्यों किया, क्योंकि ये चाहता था कि जिस प्रकार से पूरे फ्रांस में क्रांति आई है, जिस प्रकार से पूरे फ्रांस में बदलाव आया है, ठीक उसी ढंग से पूरे यूरोप महादेश में भी क्या है, बदलाव आए। ठीक है, देखिए आगे जो है दूसरा नेता, इसका नाम था मैजनी, जोसेफ मैजनी इसका पूरा नाम था। और मैजनी का जन्म होता है सार्डिनिया, सार्डिनिया में मैजनी का जन्म होता है। और कब होता है ये, 1805 ईस्वी में। 1805 ईस्वी में दोस्तों मैजनी का जन्म होता है। और इनको इटली के एकीकरण का मसीहा कहा जाता है। इटली के एकीकरण का मसीहा हम लोग किसको बोलते हैं, मैजनी को, जोसेफ मैजनी को, या फिर इसको पैगंबर भी बोला जाता है। तो आप लोग देखिए ये मौ से ही मसीहा है और मौ से ही क्या है, मैजनी है, मिलता जुलता नाम है, तो आप लोग को याद करने में आसानी होगा। ठीक है, मौ से मसीहा और मौ से मैजनी। ठीक, इन्होंने क्या किया था कि पूरे इटली में एकीकरण करना चाहा, पूरे इटली का। ठीक, उसके लिए इन्होंने क्या किया कि अपना जितना भी बल बुद्धि विद्या था इनके पास, इन्होंने सारी विद्याएं लगा दी और पूरे जोर शोर से क्या किया कि इटली का एकीकरण करना आरंभ कर दिया। ठीक है, तो इसके लिए इन्होंने क्या किया था कि 3 बहुत ही प्रमुख संस्था का गठन किया था, जिसमें कि पहला था आपका यंग इटली, ये आपको 1831 ईस्वी में। दूसरा था यंग यूरोप 1834 ईस्वी में। और तीसरा था फ्रेंड्स ऑफ इटली, जिसका गठन इसने किया था 1851 ईस्वी में। ठीक है, तो यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली, तीनों संस्था जो था ये क्या था, तो ये तीनों संस्था का निर्माण मैजनी के द्वारा किया गया था। जोसेफ मैजनी ने क्या किया था कि पूरे यूरोप महादेश में परिवर्तन लाने के लिए क्या किया था कि यंग इटली, यंग यूरोप और फ्रेंड्स ऑफ इटली, 3 बहुत ही ज़बरदस्त पावरफुल कहिए संस्था का निर्माण किया था। और इसमें जितने भी युवा लोग थे, युवा लोग को क्या किया, प्रेरित किया कि आप इस संगठन में जुड़िए। इवन दोस्तों ये जो गैरिबाल्डी हैं, आगे हम लोग पढ़ेंगे इनके बारे में, ये भी इनसे जुड़े हुए थे, किससे, यंग इटली से, गैरिबाल्डी। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है दोस्त। अब देखिए काउंट काबूर, काउंट काबूर का जन्म होता है 1810 ईस्वी में। काउंट काबूर का जन्म कब हुआ था, 1810 ईस्वी में। और इनको इटली के एकीकरण का महान राजनीतिज्ञ कहा जाता है। ये कौन कहलाते हैं, इटली के एकीकरण का महान राजनीतिज्ञ। ये अपनी राजनीति चलाते थे और इनको इटली का प्रधानमंत्री भी बनाया गया था। दोस्तों इसको इटली का प्रधानमंत्री भी बनाया गया 1852 ईस्वी में, काउंट काबूर। और ये किसने बनाया था, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था विक्टर इमैनुअल। और इन्होंने क्या किया था कि इटली का प्रधानमंत्री बनाया, किसको बनाया, काउंट काबूर को। काउंट काबूर को इटली का प्रधानमंत्री बनाया। तो ये कौन थे, ये थे सार्डिनिया के शासक, सार्डिनिया। ठीक है,
सार्डिनिया के शासक ये थे जिन्होंने क्या किया था कि काउंट काबोर को इटली का प्रधानमंत्री 1852 में नियुक्त किया था। ठीक है, तो ये क्या करते थे, ये अपनी राजनीति के द्वारा पूरे इटली को चाहते थे कि एकजुट में कर दे। चूँकि आप लोगों को पता होना चाहिए कि एकीकरण से पहले इटली में टोटल 13 राज्य थे, टोटल 13 राज्य थे, जिसमें कि सबसे इम्पोर्टेंट ये भी आता है आपका सार्डिनिया, लोम्बार्डी भी एक आता है, लोम्बार्डी। और आपको पता होना चाहिए कि इटली और इटली का जो एकीकरण होता है वो सार्डिनिया और लोम्बार्डी इन दोनों राज्यों के मेल से ही संभव हो पाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, देखते हैं गैरिबाल्डी के बारे में। गैरिबाल्डी का जन्म होता है 1807 ईस्वी में और इनको हम लोग इटली के एकीकरण की तलवार कहते हैं। इटली के एकीकरण की तलवार हमको इसलिए कहते हैं इनको क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि अपना पूरा सैन्य शक्ति लगा दिया था। इनको पता था कि जब तक इटली में सैन्य बल मजबूत नहीं होगा तब तक जो है इटली में एकीकरण संभव नहीं है। ठीक है, और ये जो व्यक्ति थे गैरिबाल्डी, इन्होंने क्या किया था कि यंग इटली की सदस्यता भी ग्रहण की थी। ये मैजनी के बहुत ही अच्छे बोल सकते हैं कि अनुशंसक थे। ठीक है, और इन्होंने अपना एक संगठन बनाया था जिसका नाम था क्या, लाल कुर्ती। लाल कुर्ती के नाम से एक संगठन का निर्माण किया था गैरिबाल्डी ने। दोस्तों यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है सबको कि लाल कुर्ती और लाल सेना, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि लाल कुर्ती, 1 सेकेंड, एग्जाम में कन्फ्यूजन होता है दोस्तों कि लाल कुर्ती लाल कुर्ती और लाल सेना, ये दोनों दो संस्था है। लेकिन कन्फ्यूजन यहाँ पे क्या होता है, ये लाल सेना जो है ये आपको अभी नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ना है आपको रूसी क्रांति में। इसका निर्माता था ट्राटस्की। ठीक है, और लाल कुर्ती जो है ये गैरिबाल्डी के द्वारा बनाया गया था, गैरिबाल्डी, इसका निर्माता कौन था, गैरिबाल्डी। और लाल सेना का गठन किसने किया था, ट्राटस्की ने। ओके, चलिए, तो लाल कुर्ती नामक सैन्य संगठन किसने निर्माण किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको गैरिबाल्डी ने। ठीक है, आप याद कैसे करेंगे इसको, याद करने का बहुत ही अच्छा तरीका, थोड़ा मजाकिया भी तरीका है कि आप लोग देखिए कि इटली के एकीकरण की तलवार हम लोग किसको बोलते हैं, गैरिबाल्डी को। ठीक है, इटली के एकीकरण की तलवार हम लोग किसको बोलते हैं, गैरिबाल्डी को। तो थोड़ा सा दिमाग को घुमा लीजिए, तलवार को हम लोग कहाँ रख सकते हैं, बाल्टी में। इसको हम लोग पढ़ लेंगे बाल्टी। ठीक है, तो आपको याद हो जाएगा तलवार कहाँ रहता है, बाल्टी में। ठीक है, तो इस ढंग से आप 2-4 बार बोलेंगे, आपको याद हो जाएगा कि इटली के एकीकरण की तलवार हम लोग किसको बोलते हैं, गैरिबाल्डी को। ठीक है, तलवार कहाँ रहता है, बाल्टी में।